हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे पब्लिक गुड एंड प्राइवेट गुड में क्या डिफरेंस होता है और विच गुड शुड बी प्रोवाइडेड बाय पब्लिक सेक्टर। पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड समझने से पहले हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझनी होंगी जो कि हेल्प करेंगी हमारी गुड्स को समझने में। तो इसमें सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है राइवल गुड्स। तो राइवल गुड्स हम उन गुड्स को कहते हैं जिनकी कंजम्पशन रिड्यूस हो जाती है जब वन पर्सन कंज्यूम करता है उन गुड्स को। तो वन पर्सन कंज्यूमिंग इट यूजेज इट अप। जैसे कि फूड आइटम्स, तो अगर एक पर्सन फूड आइटम्स कंज्यूम करेगा तो लेस फूड अवेलेबल रहेगा दूसरे लोगों के लिए। इसी तरीके से क्लोथिंग आइटम, तो अगर एक मॉल में जो नंबर ऑफ क्लोथ्स हैं वो फिक्स्ड हैं और एक पर्सन अगर वहाँ से ज़्यादा क्लोथ्स खरीदेगा तो दूसरे लोगों के लिए जो क्वांटिटी होगी क्लोथ्स की वो कम हो जाएगी। तो इसलिए इस टाइप के गुड्स को हम कहते हैं राइवल गुड्स। इसके अपोजिट गुड्स होते हैं नॉन राइवल गुड्स। तो नॉन राइवल गुड्स हम उनको कहते हैं कि वन पर्सन कंजम्पशन डज नॉट रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ दैट गुड फॉर द अदर्स। तो अगर एक मल्टीपल कंज्यूमर इस तरीके के गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं तब भी जो सेटिस्फेक्शन उस गुड से ड्राइव हो रही है हर एक इंडिविजुअल को उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे कि डिजिटल गुड, तो जिस तरीके की वीडियो अभी आप लोग देख रहे हैं तो ये नॉन राइवल गुड है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब भी इस वीडियो की जो अवेलेबिलिटी है ये रिड्यूस नहीं होगी दूसरे लोगों के लिए। इसी तरीके से टीवी ब्रॉडकास्टिंग, तो जो चैनल्स हम अपने टीवी पे देखते हैं तो वो रिड्यूस नहीं करते उन चैनल्स की अवेलेबिलिटी को दूसरे लोगों के लिए। इसी तरीके की करेक्टरिस्टिक्स होती है एक्सक्लूडेबिलिटी। तो एक्सक्लूडेबल गुड्स हम उनको कहते हैं जब वन पर्सन रिस्ट्रिक्ट कर सकता है दूसरे लोगों को फ्रॉम यूजिंग दैट गुड। तो इसके एग्जांपल है प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो जो भी ओनर होगा उस प्राइवेट प्रॉपर्टी का वो एक्सक्लूड कर सकता है दूसरे लोगों को उसका इस्तेमाल करने से, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स या फिर घर। तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो जो पर्सन इन प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को ओन करता है वो रेस्ट्रिक्ट कर सकता है दूसरों को इनका इस्तेमाल करने से। इसके अपोजिट गुड्स होते हैं नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स। तो एक बार अगर इस तरीके के गुड्स क्रिएट हो गए हैं तो किसी भी पर्सन को इनका इस्तेमाल करने से रोका नहीं जा सकता। जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स, तो अगर किसी स्ट्रीट में लाइट लगा दी गई है तो हर पर्सन जो उस स्ट्रीट से गुजरेगा वो उस लाइट का इस्तेमाल करेगा। इसी तरीके से डिफेंस है, तो अगर किसी कंट्री में डिफेंस लगा दी गई है तो डिफेंस उसको एक्सटर्नल एग्रेशन से बचाएगी हर उस पर्सन को जो उस कंट्री में रह रहा है। हम किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते डिफेंस का एंजॉयमेंट लेने से जो उस कंट्री में रह रहा है। और इसी तरीके से क्लीन एयर ये सबके लिए अवेलेबल होगी। अब इन करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे गुड्स को। तो ऐसे गुड्स जो कि राइवल एंड एक्सक्लूडेबल दोनों हैं उनको हम बोलते हैं प्राइवेट गुड्स, और ऐसे गुड्स जो कि नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल हैं उनको हम बोलते हैं पब्लिक गुड्स। ऐसे गुड्स जो कि एक्सक्लूडेबल हैं बट नॉन राइवल हैं उनको हम बोलते हैं क्लब गुड्स, और ऐसे गुड्स जो कि राइवल हैं बट नॉन एक्सक्लूडेबल हैं उनको हम बोलते हैं कॉमन गुड्स। तो प्राइवेट गुड्स हमने देखा एक्सक्लूडेबल एंड राइवल है। इसका एग्जांपल है प्राइवेट प्रॉपर्टीज, फूड, कार्स। पब्लिक गुड नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल है। इसके एग्जांपल हैं एयर वी ब्रीथ, पब्लिक पार्क्स, तो हम किसी को भी पब्लिक पार्क्स का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकते और हमारा इस्तेमाल करना पब्लिक पार्क का उसकी अवेलेबिलिटी को रिड्यूस नहीं करता दूसरे लोगों के लिए। इसी तरीके से स्ट्रीट लाइट भी पब्लिक गुड है, डिफेंस भी पब्लिक गुड है। इसके बाद आते हैं क्लब गुड्स। तो क्लब गुड्स नॉन राइवल होते हैं, यानी कि इनका कंजम्पशन रिड्यूस नहीं होता दूसरों को इस्तेमाल करने से, लेकिन एक्सक्लूडेबिलिटी अप्लाई की जा सकती है इस तरीके के गुड्स पे। इस तरीके के गुड्स को इस्तेमाल करने के लिए मेंबरशिप पेमेंट करनी होती है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम। तो नेटफ्लिक्स को इस्तेमाल करने के लिए हमें सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो जो भी लोग वो पैसा पे कर देंगे वो नेटफ्लिक्स को जो सर्विसेज हैं उसको एंजॉय कर सकते हैं, और जो पे नहीं करेंगे उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा उन सर्विसेज को एंजॉय करने से। लेकिन जितना भी कंटेंट नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है अगर एक पर्सन उस कंटेंट को देखेगा तो उसकी अवेलेबिलिटी रिड्यूस नहीं होगी दूसरे लोगों के लिए। तो इस तरीके के गुड्स को हम बोलते हैं क्लब गुड्स। इसी तरीके से कॉमन गुड्स राइवल होते हैं, यानी कि इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो रिड्यूस होती है जब दूसरे लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, पर नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं कि लोगों को इनका इस्तेमाल करने से रोका नहीं जा सकता। और इस वजह से हमें ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है इस टाइप के गुड्स में। तो इसका एग्जांपल है विलेज का जो पेस्चर लैंड होता है जहाँ पे लोग अपने एनिमल्स को ग्रेजिंग कराने के लिए लाते हैं।
तो लोग दूसरे लोगों को एक्सक्लूड नहीं कर सकते उस पेस्चर लैंड का इस्तेमाल करने से, लेकिन जितना ज़्यादा लोगों के एनिमल्स उस पेस्चर लैंड पे ग्रेज करेंगे उतना कम लैंड अवेलेबल रहेगा दूसरे लोगों को ग्रेज करने के लिए। तो ये राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल है। इसी तरीके से फिशिंग फ्रॉम पॉन्ड, तो लोग जो है दूसरे लोगों को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते पॉन्ड में फिशिंग करने से, लेकिन जितनी ज़्यादा कोई एक पर्सन फिशिंग करेगा उतनी कम फिशेज अवेलेबल रहेंगी दूसरे लोगों को फिशिंग के लिए। अब हम समझते हैं कि किस गुड को पब्लिक सेक्टर को प्रोवाइड कराना चाहिए। तो ये जो डिसीजन है ये दूसरी करेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए लिए जाना चाहिए, और ये करेक्टरिस्टिक्स हैं इंडिविजिबिलिटी, एक्सटर्नैलिटीज, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। अब हम एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि डिविजिबिलिटी क्या होती है। तो डिविजिबल गुड्स हम उन गुड्स को कहते हैं जिनको हम स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं विदाउट लूजिंग देयर फंक्शनैलिटी और वैल्यू। तो जैसे कि मनी है और हमने 100 रुपीज़ मनी के लिए हैं, तो इस मनी की फंक्शनैलिटी क्या है कि वी बाय थिंग्स फ्रॉम दिस मनी। अब अगर इसको हम स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दें जैसे 50, 20 और 1 रुपीज़, अब भी इन हर एक यूनिट की जो फंक्शनैलिटी है वो यही है कि हम इनसे सामान खरीद सकते हैं। वन ऑफ द फंक्शनैलिटीज़ कि हम इस मनी का इस्तेमाल करके सामान खरीद सकते हैं। जो 100 रुपीज़ में हम खरीद सकते थे उससे कम सामान हम खरीद पाएंगे 1 रुपये से, पर स्टिल जो फंक्शनैलिटी है इस मनी की वो सेम है जो 100 रुपीज़ की थी। इंडिविजुअल गुड्स उन गुड्स को कहते हैं जिनको हम डिवाइड करेंगे तो उनकी जो फंक्शनैलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी या उनकी जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी। तो जैसे कि एक कार है, तो कार की फंक्शनैलिटी है कि हमें किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं स्मॉलर यूनिट्स में, जैसे कि इसकी ग्लास हमने एक तरफ कर दी, इसकी लाइट्स हमने एक तरफ कर दी, इसकी व्हील्स हमने एक तरफ कर दी, इसका स्टीयरिंग हमने एक तरफ कर दिया और इसकी बॉडी एक तरफ कर दी, तो अब हर एक यूनिट हम से अगर हम सोचें कि वही फंक्शनैलिटी जो कार की थी वो फुलफिल हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो स्टीयरिंग ही हमें एक पॉइंट से बी पॉइंट तक नहीं ले जा सकता, या लाइट ही हमें एक पॉइंट से बी पॉइंट तक नहीं ले जा सकती। तो इस तरीके के गुड्स को हम इंडिविजुअल गुड्स कहते हैं। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है मशीनरी। तो अगर मशीनरी का जो काम है वो है कि इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करना, और अगर मशीनरी को हम पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो वो फंक्शनैलिटी रिड्यूस हो जाएगी। अब कुछ गुड्स की अवेलेबिलिटी हम डिस्क्रिमिनेटरी मैनर्स से डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर वो प्राइस किया जा सकता है मार्केट में, तो जो भी उस प्राइस को पे करेगा वो उस गुड्स का इस्तेमाल करेगा, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन अप्लाई किया जा सकता है उन गुड्स पर जिनको मार्केट में प्राइस किया जा सकता है। तो ऐसे गुड्स जो कि इंडिविजिबल भी हैं और जिनको हम मार्केट में प्राइस नहीं कर सकते, उस टाइप के गुड्स को पब्लिक सेक्टर को प्रोवाइड कराना चाहिए, क्योंकि मार्केट मैकेनिज्म जो है फेल हो जाता है इस तरीके के गुड्स को प्रोवाइड कराने में। इसका एक अच्छा एग्जांपल है डिफेंस। तो डिफेंस क्योंकि इंडिविजिबल है, हम डिफेंस को स्मॉल पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर सकते, और दूसरा डिफेंस को हम मार्केट में प्राइस भी नहीं कर सकते। तो पब्लिक सेक्टर को इस तरीके के गुड्स को प्रोवाइड कराना चाहिए। इस तरीके के गुड्स को हम प्योर पब्लिक गुड्स भी कहते हैं। अब समझते हैं एक्सटर्नैलिटीज़ क्या होता है। तो एक्सटर्नैलिटीज़ को हम स्पिल ओवर इफेक्ट, नेबरहुड इफेक्ट या थर्ड पार्टी इफेक्ट भी कहते हैं। तो ऑल दोज गुड्स एंड सर्विसेज इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन विच कैन अफेक्ट द यूटिलिटी ऑफ इंडिविजुअल और प्रोडक्शन कैपेसिटी of a firm without any possibility of their control on the event is called externality। externalities होता है कि अगर किसी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का इफेक्ट उस पर्सन पे पड़ रहा है जो कि उस इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, तो और ना ही वो पर्सन उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकता है। अब ये दो तरीके की हो सकती है, कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी एंड प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी। तो कंजम्पशन में भी पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी एंड नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी। तो अगर किसी ए पर्सन का यूटिलिटी फंक्शन इस तरीके से है कि वो डिपेंड कर रहा है कितना उसने एक्स गुड कंज्यूम किया है, कितना उसने वाई गुड कंज्यूम किया है, और कितना किसी अदर पर्सन बी ने एक्स गुड कंज्यूम किया है, तो हम कहेंगे कि ये एक्सटर्नैलिटीज़ है। और अगर बी का कंजम्पशन ए पर्सन की यूटिलिटी को बढ़ा रहा है तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होगी, और बी का कंजम्पशन एक्स गुड का यूटिलिटी को घटा रहा है ए की, तो उसको हम नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी बोलेंगे। इसी तरीके से प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी होता है कि अगर किसी गुड एक्स का कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो रही है या डिपेंड कर रही है ऑन द क्वांटिटी ऑफ अनदर गुड वाई। तो अगर वाई की क्वांटिटी बढ़ने से
एक्स की कॉस्ट बढ़ रही है तो इसको हम नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी बोलेंगे, और वाई की क्वांटिटी बढ़ने से एक्स की कॉस्ट घट रही है तो इसको हम पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी बोलेंगे। अब एक्सटर्नैलिटीज भी दो टाइप की होती है, मार्केट एक्सटर्नल इफेक्ट एंड नॉन मार्केट एक्सटर्नल इफेक्ट। तो ऐसी एक्सटर्नैलिटीज जिसको हम मार्केट में प्राइस कर सकते हैं उसको हम मार्केट एक्सटर्नल इफेक्ट बोलते हैं, और ऐसी एक्सटर्नैलिटीज जिसको मार्केट में प्राइस नहीं किया जा सकता उसको हम नॉन मार्केट एक्सटर्नल इफेक्ट बोलते हैं। तो ऐसे पब्लिक गुड जो कि नॉन मार्केट एक्सटर्नल इफेक्ट रखते हैं उनको पब्लिक सेक्टर को प्रोवाइड कराना चाहिए। अब जो पब्लिक गुड्स होते हैं जनरली इनकी मार्जिनल कॉस्ट जीरो होती है या फिर क्लोज टू जीरो होती है। तो एक्स्ट्रा पर्सन अगर इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो इंक्रीज नहीं करेगा इसकी कॉस्ट को। इसके एग्जांपल हो सकते हैं जैसे कि लोग ट्यून कर सकते हैं रेडियो को, या फिर ब्रिज अगर एक एडिशनल व्हीकल के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है तो जो कॉस्ट है उस ब्रिज को बनाने की वो बढ़ेगी नहीं। लेकिन ये प्रिंसिपल रियलिटी में लिमिटेड एक्सटेंट तक ही एप्लीकेबल है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो डिफेंस है उसका बजट हम बढ़ाते रहते हैं टाइम के साथ। पब्लिक गुड्स को ये भी माना जाता है कि इनकी जो एवरेज कॉस्ट है वो डिक्रीजिंग है, यानी कि ये सब्जेक्ट टू इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होते हैं। अगर हम पब्लिक गुड्स को स्मॉल यूनिट्स में प्रोवाइड कराएंगे तो जो इनकी एवरेज कॉस्ट होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए पब्लिक गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में प्रोवाइड कराना चाहिए। तो इसीलिए पब्लिक गुड्स जो है इनको लार्ज क्वांटिटी में प्रोवाइड कराया जाता है, और इस वजह से इनको पब्लिक सेक्टर को प्रोवाइड कराना चाहिए। और प्राइवेट गुड के केस में अगर मार्जिनल कॉस्ट जीरो है या क्लोज टू जीरो है या फिर एवरेज कॉस्ट डिक्रीजिंग है तो हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना होगा इन गुड्स का। अब इस केस में सोसाइटी को डिसाइड करना होता है कि क्या वो मोनोपोलिस्टिक टाइप ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइजेस चाहता है या फिर वो चाहता है कि पब्लिक सेक्टर ही उसको प्रोवाइड कराए। इसके अलावा कुछ अदर चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं वाइल डिसाइडिंग के किस गुड को पब्लिक सेक्टर को प्रोवाइड कराना है। जैसे कि लेवल ऑफ एफिशिएंसी, तो अगर पब्लिक सेक्टर ज़्यादा एफिशिएंट है उस पर्टिकुलर गुड को प्रोवाइड कराने में तो उसे पब्लिक सेक्टर को प्रोवाइड कराना चाहिए, और अगर प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा एफिशिएंट है तो प्राइवेट सेक्टर को उस गुड को प्रोवाइड कराना चाहिए। इसी तरीके से रिसोर्स अवेलेबिलिटी, तो अगर पब्लिक सेक्टर के पास रिसोर्सेज हैं जो कि चाहिए किसी गुड के प्रोडक्शन के लिए तो उसे पब्लिक सेक्टर को प्रोवाइड कराना चाहिए, और अगर प्राइवेट सेक्टर के पास रिसोर्सेज हैं उस गुड को प्रोड्यूस करने के लिए तो उसे प्राइवेट सेक्टर को प्रोवाइड कराना चाहिए। इसी तरीके से पॉलिटिकल एंड सोशल फिलोसफी, तो अगर सोसाइटी जो है मोनोपोलीज को एक्सेप्ट कर सकती है तो और लार्ज स्केल प्रोडक्शन की ज़रूरत है उस गुड के लिए तो प्राइवेट सेक्टर को उसे प्रोवाइड कराना चाहिए, नहीं तो पब्लिक सेक्टर को प्रोवाइड कराना चाहिए। और इसके अलावा पब्लिक सेक्टर को मेरिट गुड्स को भी प्रोवाइड कराना चाहिए। तो मेरिट गुड्स वो होते हैं जिनकी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ होती हैं जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, तो पब्लिक सेक्टर को ऐसे गुड्स को प्रोवाइड कराना चाहिए। थैंक यू।